हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेल इनफर्टिलिटी के बारे में। मेल इनफर्टिलिटी के अंदर हम लोग इसकी डेफिनेशन, कॉजेस, डायग्नोसिस और मैनेजमेंट, इन सारी चीज़ों को डिटेल में कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं मेल इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन से। मेल infertility is a condition in which a married couple is not able to conceive a child due to dysfunction of male reproductive health। बेसिकली मेल इनफर्टिलिटी क्या होता है? ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर कोई भी मैरिड कपल होता है ना, वो बेसिकली एक चाइल्ड कंसीव नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका रीजन होता है मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ का कोई भी डिसफंक्शन। अगर किसी भी मेल की रिप्रोडक्टिव हेल्थ सही नहीं है या उसके अंदर कोई भी डिसफंक्शन देखा जाता है, तो उस कंडीशन की वजह से अगर पेशेंट जो है या फिर जो कपल्स है वो एक बच्चे को बेसिकली कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो उस कंडीशन को बोलते हैं मेल इनफर्टिलिटी। आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके कॉजेस के बारे में। कॉजेस के अंदर हम लोग देखेंगे कि क्या क्या रीजंस होते हैं जिनकी वजह से जो मेल इनफर्टिलिटी है वो देखी जाती है किसी भी पर्सन के अंदर। सबसे फर्स्ट पॉइंट है, मेल इनफर्टिलिटी इज मोस्ट कॉमनली occurs due to deficiency in semen quality and semen quantity। सीमन क्वांटिटी से मतलब है डिक्रीज नंबर ऑफ स्पर्म। बेसिकली मेल इनफर्टिलिटी का सबसे मोस्ट कॉमन जो कॉज होता है ना, वो बेसिकली क्या होता है कि जो सीमन होता है उसके अंदर किसी भी डेफिशिएंसी देखी जाती है। अगर उसके अंदर कोई भी डेफिशिएंसी है तो वो एक कारण होता है। इसके अलावा क्वांटिटी और क्वालिटी, यानी कि जो नंबर होते हैं स्पर्म्स के, अगर वो डिक्रीज है, बेसिकली उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी देखी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड कॉज के बारे में, ब्लॉकेज दैट प्रिवेंट द स्पर्म फ्रॉम बीइंग रिलीज्ड। अगर कोई भी ऐसा ब्लॉकेज है बेसिकली जिसकी वजह से जो स्पर्म है वो बाहर की तरफ नहीं आ पा रहा है, तो वो भी एक रीजन होता है इनफर्टिलिटी का। क्योंकि अगर स्पर्म जो है वो बाहर नहीं होगा, इजैक्यूलेट नहीं होगा, तो फिर फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अगले कॉज की, डिफेक्ट इन द स्पर्म। बेसिकली कोई भी अगर डिफेक्ट है स्पर्म की क्वालिटी के अंदर, तो उसकी वजह से भी आपको इनफर्टिलिटी देखने को मिलेगी। इसके अलावा कोई भी बर्थ डिफेक्ट है किसी भी पर्सन के अंदर, कोई बर्थ डिफेक्ट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, तो उसकी वजह से देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है कैंसर ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन। अगर कैंसर ट्रीटमेंट कोई भी पर्सन ले रहा है सच एज कीमोथेरेपी और रेडिएशन ट्रीटमेंट, तो उसकी वजह से भी आपको देखने को मिलता है इनफर्टिलिटी। इसके अलावा एक्सपोजर टू हाई हीट फॉर लॉन्ग पीरियड, मतलब बहुत लंबे समय तक अगर कोई हाई हीट है उससे एक्सपोजर हो रहा है किसी पर्सन का, तो उसकी वजह से भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर असर देखा जाता है। अगला कॉज है प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ एल्कोहल और हार्मफुल ड्रग्स लाइक कोकेन। बेसिकली एल्कोहल या फिर जो भी हेल्थ इंजीरियस सब्सटेंस होते हैं सच एज कोकेन या फिर कोई भी ड्रग, उसके लंबे समय तक इस्तेमाल करने की वजह से भी आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर असर देखा जाएगा और उसकी वजह से इनफर्टिलिटी भी कॉज हो सकती है। इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस, बेसिकली बॉडी के अंदर कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस की कंडीशन है, तो उसकी वजह से भी आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे असर देखा जाएगा और इनफर्टिलिटी भी कॉज हो सकती है। इसके अलावा कोई भी इन्फेक्शन सच एज यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन या कोई भी डिफरेंट टाइप का इन्फेक्शन जो कि इनफर्टिलिटी कॉज करवाता है, वो भी रेस्पॉन्सिबल होता है इन मेल इनफर्टिलिटी के लिए। इसके अलावा कुछ मेडिसिन भी होती है सच एज सिमेटिडाइन एंड स्पाइरोनोलैक्टोन। बेसिकली इनके साइड इफेक्ट की वजह से भी आपको मेल इनफर्टिलिटी देखने को मिलता है। इसके अलावा ओबेसिटी, यानी कि ओवरवेटेड अगर कोई भी पर्सन जिसका वेट बेसिकली ज़्यादा है, तो उसकी वजह से भी आपको देखने को मिलता है इनफर्टिलिटी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अगले कॉज के बारे में, ओल्डर एज। बेसिकली अगर ज़्यादा एज है किसी पर्सन की, या जो भी ओल्डर एज पीपल होते हैं उनके अंदर भी चांसेस मेल इनफर्टिलिटी के हाई होते हैं। इसके अलावा स्मोकिंग, टॉक्सिन्स इन द एनवायरनमेंट, अगर एनवायरनमेंट के अंदर हाईली टॉक्सिन्स है तो वो भी बॉडी के अंदर जाके इनफर्टिलिटी कॉज कराते हैं। वैसेक्टोमी, कोई भी एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स होते हैं उनकी वजह से भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारे पास हाइपोस्पेडियास। बेसिकली हाइपोस्पेडियास की वजह से भी आपको देखने को मिलता है जिसके अंदर जो हमारे पास यूरेथ्रा होती है उसके अंदर कोई डिफेक्टिव देखने को मिलता है, जिसकी वजह से भी आपको इनफर्टिलिटी कॉज हो सकती है।
अजोस्पर्मिया, इसके अंदर जो है स्पर्म काउंट बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, इस कंडीशन की वजह से भी देखने को मिलती है। इसके अलावा जो साइटोटॉक्सिक ड्रग्स है, उनके एक्सपोजर की वजह से भी आपको जो है देखने को मिलती है इनफर्टिलिटी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डायग्नोसिस के बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डायग्नोसिस के बारे में, जिसके अंदर देखेंगे कि किस तरीके से आप लोग जो है इनफर्टिलिटी को डिटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले है सीमन एनालिसिस। सीमन एनालिसिस क्या होता है? दिस कैन बी डन बाय कलेक्टिंग द सीमन स्पेसिमेन। अब सीमन एनालिसिस जो होता है, बेसिकली वो सीमन को एनालिस करते हैं लेबोरेटरी में ले जाके। तो सबसे पहले सीमन का एक स्पेसिमेन लेते हैं, जिसको कैसे लिया जाता है? Semen is generally obtained by masturbating or ejaculating your semen into a clean container which may after pass through a lab analysis. Basically क्या होता है, ejaculation करवाया जाता है सीमन का एक क्लीन कंटेनर के अंदर, और उसके बाद में उसको लैब एनालिसिस से गुजरवाया जाता है, बेसिकली या पास किया जाता है, ताकि सीमन को एनालिस किया जा सके इनफर्टिलिटी का कॉज जानने के लिए। ये तो था हमारे पास सबसे पहला डायग्नोसिस। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड डायग्नोसिस के बारे में, जो कि है हार्मोन टेस्टिंग। अब हार्मोन टेस्टिंग से यहाँ पर क्या मतलब है? यू हैव अ ब्लड टेस्ट टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन एंड अदर मेल हार्मोन। बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर एक ब्लड टेस्ट किया जाता है जो कि लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन और जो भी मेल हार्मोन्स होते हैं उनके लेवल को टेस्ट किया जाता है कॉज को आइडेंटिफाई करने के लिए। नेक्स्ट is genetic testing. Genetic testing may be done to determine whether there is a genetic condition which is responsible for infertility. बेसिकली अगर कोई जेनेटिक कंडीशन है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी देखी जाती है, तो उस कंडीशन को डिटरमाइन करने के लिए जेनेटिक टेस्टिंग भी करवाई जाती है। इसके अलावा टेस्टिक्यूलर बायोप्सी। टेस्टिक्यूलर बायोप्सी क्या होता है? In selected cases, testicular biopsy may be performed to identify abnormalities contributing to infertility. Testicular biopsy क्या होती है? कुछ केसेस होते हैं ऐसे जिसके अंदर टेस्टिकुलर बायोप्सी परफॉर्म की जाती है, ताकि जो abnormalities है उनका पता लगाया जा सके जो कि इनफर्टिलिटी कॉज करवा रही है, and to retrieve sperm to use the assisted reproductive techniques such as IVF, यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। बेसिकली क्या होता है, टेस्टिकुलर बायोप्सी की हेल्प से जो है वो IVF परफॉर्म किया जाता है, जिसका मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब ये क्या होता है? It is a type of infertility treatment where eggs are combined with sperm outside your body in the lab. बेसिकली एक तरीके की ट्रीटमेंट ही है इनफर्टिलिटी का, जिसके अंदर जो एग होता है और स्पर्म होता है उन दोनों को फर्टिलाइज करवाया जाता है लैब के अंदर बॉडी के आउटसाइड। ये था हमारे पास डायग्नोसिस नंबर थर्ड। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अगली डायग्नोसिस के बारे में, जो कि है इमेजिंग टेस्ट। अब इमेजिंग टेस्ट क्या है? In certain situations, imaging studies such as brain MRI, bone mineral density test, transrectal or scrotal test, ultrasound और a test of the vas difference, यानी कि sperm defect डिटेक्ट करने वाला टेस्ट। ये सारे भी कुछ टेस्ट होते हैं इमेजिंग टेस्ट, जिनको हम लोग बोलते हैं, जो कि करवाए जाते हैं इन सारी सिचुएशंस को पता लगाने के लिए कि अगर इनमें से कोई भी सिचुएशन है जो कि इनफर्टिलिटी कॉज करवा रही है या नहीं करवा रही। इसके अलावा हिस्ट्री कलेक्शन तो होता ही है पेशेंट का, फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, लेप्रोस्कोपी और सोनोग्राफी भी यहाँ पर परफॉर्म की जाती है डायग्नोसिस के अंदर। ये सारा हमारा डायग्नोसिस था जो कि हेल्प करता है कि इस पर्टिकुलर कंडीशन की डायग्नोस करने में। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। बेसिकली ट्रीटमेंट क्या होता है इस कंडीशन के अंदर? सबसे पहले है लाइफस्टाइल चेंजेस। सबसे पहले लाइफस्टाइल चेंजेस करवाए जाते हैं, इम्प्रूविंग लाइफस्टाइल बाय डिसकंटिन्यूइंग सेलेक्टेड मेडिकेशंस। बेसिकली लाइफस्टाइल को जो है इम्प्रूव किया जाता है इस कंडीशन से बेसिकली रिलीव पाने के लिए। तो सबसे पहले तो डिसकंटिन्यू किया जाता है ऐसी मेडिकेशंस को जो कि हेल्प कर रही है या फिर जो कि बेसिकली कॉज कर रही है इनफर्टिलिटी को। रिड्यूसिंग हार्मफुल सब्सटेंस, जो भी हार्मफुल सब्सटेंस है, लाइक कोई भी ड्रग हो गई, कोई भी अल्कोहल, स्मोकिंग, एनीथिंग एल्स, जिसको बेसिकली रिड्यूस करवाया जाता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। इम्प्रूविंग फ्रीक्वेंसी एंड टाइमिंग ऑफ इंटरकोर्स, जो भी इंटरकोर्स होता है
उसकी फ्रीक्वेंसी और टाइमिंग को इम्प्रूव करवाया जाता है बाय रेगुलर एक्सरसाइजेज। ऑल दिस फैक्टर इम्प्रूव द चांस ऑफ प्रेगनेंसी। और इन सारे फैक्टर्स पर काम करने से प्रेगनेंसी होने के चांसेस जो होते हैं वो बेसिकली हाई हो जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास ट्रीटमेंट है वो क्या है, मेडिकेशन से रिलेटेड। सो देयर आर सर्टेन मेडिकेशंस विच improves द मेंस स्पर्म काउंट। सो बेसिकली ऐसी कुछ मेडिकेशंस होती है जो कि स्पर्म काउंट को इंक्रीज करती है मैन के अंदर, जो बेसिकली दी जाती है इस कंडीशन के अंदर। टेस्टिकुलर फंक्शन इंक्लूडिंग स्पर्म प्रोडक्शन एंड क्वालिटी। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन टू ट्रीट टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी। सो बेसिकली अगर जो है टेस्टोस्टेरोन की डेफिशिएंसी है तो उसके लिए टेस्टोस्टेरोन को एडमिनिस्टर करवाया जाता है इस कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट इज सर्जरीज। सर्जरी may be able to reverse a sperm blockage and restore fertility. सो बेसिकली अगर कोई भी ब्लॉकेज है, फॉर एग्जांपल जो भी हमारे पास यूरेटस सॉरी कोई भी एक डक्ट होती है जिसके अंदर कोई भी ब्लॉकेज है जिसकी वजह से जो स्पर्म है वो आगे की तरफ नहीं फ्लो कर पा रहा है, तो उस ब्लॉकेज को सर्जरी के द्वारा ट्रीट किया जाता है ताकि जो है फर्टिलिटी जो है उसको रीस्टोर किया जा सके। नेक्स्ट लास्ट है स्पर्म रिट्राइवल। अब स्पर्म रिट्राइवल क्या होता है? It is a procedure that removes sperm from a man's testicles. So basically एक प्रोसीजर होता है जिसके अंदर मेंस के टेस्टिकल से स्पर्म को रिमूव किया जाता है। These techniques obtain sperm where there is no sperm on ejaculating. So basically ये जो टेक्निक होती है तब अपनाई जाती है जब इजैक्यूलेशन के दौरान कोई भी स्पर्म जो है वो बाहर नहीं आ रहा है पेशेंट की बॉडी से। सो ये था हमारे पास ट्रीटमेंट। आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। और अगर आपको इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल NSG लाइब्रेरी से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।